ओके। मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल। सर मुर्तजा प्रेजेंट मोहम्मद सर। मुजम्मिल का नेट इशू आ रहा है, अभी क्लास ले तो बोल रहे मेरा अटेंडेंस लगा दे सर। कौन कह रहे हैं? सर आपकी आवाज मोहम्मद बहुत आहिस्ता आ रही है जब आपने दोबारा स्टार्ट किया उसके बाद से। ओके, लेट मी चेक ऐसा क्यों है। आवाज बहुत सर आहिस्ता आ रही है मोहम्मद आपकी। मुजम्मिल का बात कर। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सही आवाज आ रही है सही। सर। सही आ रही है। सही है सर। ओके ओके। यस सर। कहीं और आ रही होगी वहाँ उनका नेट का। मोहम्मद मुजम्मिल, अटेंडेंस लगी हुई है, दिख रही है आपको? सर सर मोहम्मद। इसका नेट इशू आ रहा है सर, आप मैसेज किए तो। लगा ठीक है दिया सर, अल्लाह थैंक यू के सर। बंदे, उनको मुबारक। मोहम्मद साद। थैंक यू सर। मोहम्मद साद। मुर्तजा हैदर। प्रेजेंट सर मुर्तजा। मुजम्मिल खान। मुजम्मिल। कुरतुलैन अली। Present, sir. सैफुल्लाह। Present, sir. सिप्तैन रजा। सिप्तैन। शुएब खालिद। Present, sir. ताहा अब्दुल हमीद। ताहा बिन अजहर। ताहा बिन अजहर। ताहा उमर। Present. तनीषा कुमारी। Present, sir. जैनुल आबदीन। प्रेजेंट सर। जयाना सलाउद्दीन। Present, sir. ठीक है। अच्छा सर मेरी नहीं लगी है टर्न। मैं नाम बताऊं ना अल्लाह के बंदे, ऐसे कैसे पता चलेगा? सर अली खालिद। अली खालिद। हाँ ठीक है, लगा दी। चलिए अब हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लें पढ़ने से। अच्छा, ये असाइनमेंट है ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। तो जब हम क्लास रिज्यूम करेंगे तो इसको हम करने की कोशिश करेंगे मिड टर्म के बाद। ठीक है। और क्लास के अंदर करेंगे ताकि हम ये जो थ्योरी पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है। तो ग्रुप्स बन जाएंगे चार चार लोगों के और फिर हम ये करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब मैं ज़रा आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ जो मैंने डॉक्यूमेंट सर बनाया मेरी है। वेबसाइट पर सर। जी कुछ कह रहे हैं आप लोग? एनीबडी? सर मेरी आपने वेबसाइट लगाई है सर, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था सर। इसे मैंने प्रेजेंट यार किया था। मैं मेल भेज दूंगा। मैं पढ़ाना शुरू हो गया बेटा, मुझे मेल भेज दूँ सब दोबारा से खोल के लगानी पड़ेगी। आप मेल भेज दीजिए कि सर मैं आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है। ठीक है। बस एक सर मेल क्या भेज, करना पड़ेगा? मेल कर दूं मुझे। अभी मैं सबको पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे रोक के दोबारा जाना पड़ेगा और फिर अटेंडेंस खोलनी पड़ेगी। आप एक मेल कर दीजिए, मैं क्लास के बाद लगा दूंगा। ठीक है। चलें ठीक। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने एक प्रोजेक्ट को समझा। ठीक है। प्रोजेक्ट को समझना, उसके स्कोप के बाद हमने कहा था कि स्कोप समझना जरा मुश्किल होती है, तो हॉस्पिटल का सिस्टम आप लोगों को मैं कराऊंगा ऑनलाइन या और चीज़ें तो ऑनलाइन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। जितना समझ में आएगा फिर हम देखेंगे कि टीमें बनाएंगे। ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है आपका शेड्यूल? आपके स्कोप पे, आपकी टीम पे। तो ये तो सिर्फ इनका साइज लिखा हुआ है, लेकिन इनके स्किल सेट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है। ये टीम आपको दी गई है। ठीक है। और आप स्प्रिंट चला रहे हैं। अब आपने उसका WBS बना लिया। WBS का मतलब है लेफ्ट साइड पे लिस्ट ऑफ टास्क बना लिए, बहुत डिटेल। ठीक है। लिस्ट ऑफ टास्क बना लिए आपने। ये सारी चीजें, ये बहुत समरी है, इतनी डिटेल, इतनी समरी नहीं होती है, डिटेल होती है बहुत। ईच टास्क होता है। अब समरी ये है कि जनाब आपने बना लिया और आपने कहा ये सारे काम करने में 280 डेज लगेंगे। ठीक है। एफर्ट एस्टिमेशन बन गई आपकी। इसको मैं जो हूँ वो मैन डेज कह रहा हूँ, तो आप मेरे मुंह पे मैन डेज चढ़ा है, वैसे परसेंटेज कहते हैं लेकिन बारह आप इसको मैन डेज कहेंगे। अब आप ये देख रहे हैं सारे जमा कर लिया है। ये 7 6 और 5 4। ठीक है। सबको जमा कर लिया तो तकरीबन 280 डेज बन रहे हैं। ठीक है। ये मैंने गलत जगह लगा दिया। ठीक है।
अब मैंने कहा कि थोड़ा सा बफर रख लूं, इसमें गलती हो सकती है, तो मैंने जनाब 20% बफर रख दिया। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना वो है। तो अभी एक्चुअली आप कॉस्ट भी ऐड कर रहे हैं और टाइम भी ऐड कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि जनाब मैं इसको 280 को 1.2 से 20% ऐड कर रहा हूँ, तो ये 336 मैन डेज हो गए। तो अब मेरे पास ये मैन डेज हो गए, और फिर मैं इनको शेड्यूल में कन्वर्ट करूंगा, कैलेंडर डेज में करूंगा। तो देखता हूँ कैलेंडर डेज में क्या होता है। ठीक है, याद है किसी को मैन डेज में और शेड्यूल में क्या फर्क है? किसी को याद है कैसे निकाले जाते हैं कैलेंडर डेज? एनीबडी? सर ने बताया होगा ना, याद है किसी को? देखिए, अब ये 336 मैन डेज है, लेकिन ये वो है जब एक आदमी अकेला काम कर रहा हो। तो ऐसा है नहीं, तो डिफरेंट लोग डिफरेंट काम कर रहे होंगे, ये वाला काम ये कर रहा होगा, ये वाला काम, तो अब रिसोर्स लगा देते हैं। तो फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 8 मैन डेज, तो 8 मैन डेज इज एन एफर्ट। लेकिन अगर दो प्रोग्रामर लगाऊंगा तो वो आधे दिन हो जाएंगे। एक आदमी एक काम कर रहा है, दूसरा आदमी दूसरा काम कर रहा है। तो कैलेंडर डेज कितने हो जाएंगे? 4 डेज। ये बात समझ में आ रही है? मैन डेज को जब आप अपनी रिसोर्स से डिवाइड करेंगे, और अगर मैं 3 दिन लगा 3 रिसोर्स लगा दूंगा तो वो और कम हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? कैलेंडर डेज का मतलब है कितनी ज्यादा रिसोर्स लगा रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि 8 दिन है तो 8 लगा के मैं जीरो उसको 1 कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 2 लोग 3 लोग लगा के उसको जल्दी खत्म किया जा सकता है। ये बात समझ में आ रही है? कैलेंडर डेज एंड मैन डेज में फर्क समझ में आ रहा है? उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें देखते हैं जनाब। इसमें क्या होगा, हमारे सैटरडेज ऑफ हैं, ऑन हैं, और इसमें जब आप लगा रहे हैं तो ये वाले दिन तो वो लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतने दिन एक्सक्लूड कर दो। या हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ये मिड टर्म होंगे, फाइनल होगा, तो हम एफआईपी में ये दिन नहीं इंक्लूड कर सकते, इसको माइनस करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कर ली। तो हमने ये सारी चीजें करके एक समरी बनाई। ठीक है, क्रिटिकल पाथ बनाया। अब इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ये वाला काम कर रहे हैं तो ऐसा कर लो, इसको ओवरलैप कर लो, इसको ऐसा कर लो। ठीक है, तो टोटल करके टोटल कैलेंडर डेज जो है वो आप देख रहे थे 336 थे, उसको मैं ऑप्टिमाइज करके 150 दिन में ले आया तकरीबन आधा, यानी 300 350 को मैं 160 डेज में ले आया, तकरीबन 6 महीने। ठीक है, ठीक है, 5.3 मंथ्स, तकरीबन 6 महीने। तो ये सारी चीजें आप कंसीडर करते हैं, टीम के साथ बैठते हैं, छुट्टियों को, चीजों को एफर्ट करते हैं, फिर आप उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है? आप एनालॉजी, फंक्शन पॉइंट, पैरामेट्रिक। अच्छा, पैरामेट्रिक ऐसे नहीं होती है जैसे कोकोमो पढ़ी थी। पैरामेट्रिक होती है जैसे 4 रिपोर्टें, या फॉर एग्जांपल एक आसान सी रिपोर्ट जो है ना वो आधे दिन में बन जाती है, तो 8 रिपोर्ट जो है वो 4 दिन में बन जाएंगी। ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हम बहुत लगाते हैं। जनाब कराची में क्या रिस्क है? कराची में लोड शेडिंग होती है, स्ट्राइक हो जाती है, और यूं हो जाता है, तो वो रिस्क भी ऐड कर लो। ठीक है, अभी सारी रिस्क हम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन बहरहाल ये सारी आप गैंट चार्ट की समरी बन गई, सारा कुछ हो गया। अब आप क्या करते हैं? अब आप कोई सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, तो आप क्या करते हैं कि टीम को आप कहते हैं कि जनाब अब काम शुरू करो। अब काम शुरू करो तो आप परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। अगर आप रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं तो बीए की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कर भी पा रहा है नहीं कर पा रहा है। पता चला 2 मीटिंग करने के बाद बीए कह रहा है सर वो तो कुछ बताते ही नहीं है, वो तो कहानियां सुनाते रहते हैं, वो तो इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, जंग की और इमरान खान की, लेकिन बहरहाल वो टॉपिक पे बात कम करते हैं। मैं उनसे बार बार कहता हूँ, वो करते ही नहीं है। और 2 घंटों में से कोई 15-20 मिनट बात करते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है। इफ यू आर अनएबल टू हैंडल कस्टमर और वो, तो आपको जाहिर सी बात है, वो आपका 2 घंटे लगा के आए तो आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, अगले 2 घंटे रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, तो क्या करेंगे? अब इस पे कुछ करना होगा। इसी तरह से अगर आपकी डेवलपमेंट टीम है वो परफॉर्म नहीं कर रही है, तो परफॉर्मेंस, ठीक है, तो परफॉर्मेंस अगर सही नहीं है तो कंट्रोल करेंगे। ठीक है, और एक जहन में रखिए, जब आप लोगों की परफॉर्मेंस खराब होती है तो लोग कहते हैं रिप्लेस कर दो। ये मशीन नहीं है, ये लोग हैं जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हटाना इज द लास्ट 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 ऑप्शन, क्योंकि आपने उसको हायर किया होता है, उसमें आपने लगाया होता है।
आपने महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो वो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी, वो प्रोजेक्ट पीछे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गई कोई चीज यहाँ तक? किसी को किसी किस्म का प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, प्रेजेंटेशन खोल के दोबारा से सर बताइए। हो गया यहाँ तक? चलिए, विल क्लोज दिस टॉपिक। सर बोलिए। सर आपने अभी एक मिसाल दी थी कि क्या बोलते हैं, मतलब वो अगर एम्प्लॉय काम नहीं करता तो उसे फायर कर देते हैं लोग। मतलब ये फायर करना एक मैंडेटरी नहीं होता, एक लास्ट ऑप्शन होता है। सर अगर एम्प्लॉय खुद ही जॉब छोड़ के चला गया देन? अब वो एक अलग बात है ना। जॉब छोड़ के जा रहा है तो मैंने थोड़ी गया है, वो तो जाहिर सी बात है, उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, कहीं और जा रहा है वो तो वो रिस्क है। वो अभी हम पढ़ेंगे मिड टर्म के बाद, रिस्क है। तो रिस्क प्रोजेक्ट मैनेजर तो हैंडल करेगा ना। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो क्या कहेगा, इसको रोको या इसकी जगह दूसरा आदमी लाओ। अच्छी रिलेशनशिप होगी तो वो 2 महीने पहले बता देगा कि सर मैं जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ या कनाडा जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो मौका देगा आपको। लेकिन अगर आपने उसके साथ जुल्म किया होगा, आपने उसकी अटेंडेंस नहीं लगाई होगी, तो बगैर बताए चला जाएगा वो। मतलब डिपेंड करता है ना आपका बिहेवियर कैसा था। तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन आपने उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की होगी तो वो भी करेगा। अभी ये कह रहा हूँ, ह्यूमन डिपेंडेंट है आपकी सारी परफॉर्मेंस। तो छोड़ के जा रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है, ये तो आपके हाथ में नहीं है ना। बीमार हो सकता है, ठीक है, या उससे लॉजिक नहीं बन रही होगी। अभी सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्या करेंगे? ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं सिर्फ बताना ये था कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ क्लास में, तो लोग कहते हैं "हाँ, अगर परफॉर्म नहीं करा तो हटाएं, दूसरा लगाएं"। ये ऑप्शन बहुत आखिर में आता है। ठीक है, मतलब कुछ चारा नहीं है, क्योंकि आप लोग लाते हैं, ट्रेन करते हैं, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस करना चाहते हैं ना, आप काम लेना चाहते हैं। इसलिए थोड़ी हायर किया था कि निकाल बाहर करेंगे। कोई वो घर की नौकरानी थोड़ी है कि आप काम नहीं करी, इसको निकालो दूसरी रखो। ठीक है, ये बहुत ही मेंटल काम है ना, मेंटल, फिजिकल काम नहीं है। झाड़ू नहीं लगा रही तो दूसरी ले आएंगे। तो ये तो मेंटल काम है जो इन्वॉल्व है, कस्टमर को समझता है, टीम को समझता है। ठीक है, तो हम स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, इसमें मैं डिटेल बताऊंगा। अभी अभी हम स्कोप पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये हो गया है तो फिर हम इसको रोक लें और लेट मी नो